मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं? और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैं आपसे चर्चा किया था कि ग्रहणी में पाचन कैसे होता है, फिर गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल जूस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अग्न्याशय से निकलने वाले अग्न्याशयी रस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पर हमारी आपकी चर्चा चली थी। अब आज हम लोगों की चर्चा क्या होगी? ग्रहणी से आगे जो है कितने भाग में पाचन कैसे कैसे कहाँ होगा, और छोटी आंत में कैसे जो है हम लोग भोजन को अवशोषित करते हैं। तो देखो बेटा, छोटी आंत के तीन भाग हैं। तीन भाग है। पहला क्या है? ग्रहणी। पहला भाग क्या है? ग्रहणी, जिसको कहते हैं डियोडिनम। ग्रहणी डियोडिनम। और दूसरा क्या होता है? जियोजिनम। क्या होता है? जियोजिनम। यहां देखो जियोजिनम है। और तीसरा क्या है? इलियम। तीसरा भाग क्या है बेटा? इलियम है ना। तो यहां देखो जियोजिनम, और ये क्या है? इलियम। ये तीन भाग में होता है। तो जियोजिनम में बेटा जो है, यहां ग्रहणी में क्या होता है? ये भोजन कहां से आता है? क्या क्या ग्रहण करता है? भोजन आमाशय से। भोजन आमाशय से। और क्या इसमें ग्रहण करता है? वायु। क्या ग्रहण करता है? वायु। और क्या ग्रहण करता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस को ग्रहण करता है। यहां देखो पाचन नहीं होता। पाचन नहीं होता। तो यहां होता क्या है? ये जो विभिन्न प्रकार के पाचक रस हैं, इनको खूब मिला करके लपेट के लपेट के यही जो है रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ड्यूडिनम तो छोटा होता है, वो वहां जो है सबको ग्रहण करके आगे बढ़ा देता है। बाकी ये सारे जो मिल करके क्या करते हैं? जियोजिनम में ये उनको मिला करके वहां जियोजिनम में वो। अब यहां जरा देखो, इलियम जो है लास्ट पार्ट है। इलियम से तमाम जो है आंत्रीय रस निकलता है। क्या निकलता है? आंत्रीय रस। आंत्रीय रस निकलता है। और यहीं पर क्या होता है? पूर्ण पाचन। यानी भोजन यहां पर पूर्ण रूप से पच करके कंप्लीट हो जाता है। और यहीं पर क्या होता है? अवशोषण होगा। क्या होगा? भोजन को अवशोषण करने का कार्य यही होता है। अब देखो बेटा, यहां पर कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए क्या होता है? इंटेस्टाइनल यहां पर एमाइलेज निकलता है। क्या करेगा? एमाइलेज। यहां देखो, पहला कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में आया था? यहां पहुंचा था ऑलिगोसैकेराइड के रूप में। किसके रूप में पहुंचा था? ऑलिगोसैकेराइड के रूप में पहुंचा था। ऑलिगोसैकेराइड के रूप में। फिर यहां जरा देखो, ऑलिगोसैकेराइड क्या करता है? ऑलिगोसैकेराइड का पाचन होता है कौन? यहां पर देखिए, इंटेस्टाइनल एमाइलेज। इंटेस्टाइनल एमाइलेज। तो इंटेस्टाइनल एमाइलेज क्या करता है? इनको डाइसैकेराइड में तोड़ देता
है। इसमें तोड़ देगा डाइसैकेराइड में। और डाइसैकेराइड कौन कौन होते हैं, यहां देखिए, सुक्रोज, और कौन होता है, माल्टोज। कौन होता है, माल्टोज। और कौन होता है, लैक्टोज। लैक्टोज। अब आप जरा ध्यान दो, यहां पर आंत की दीवारों से सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम क्या निकलता है, सुक्रेज। क्या निकलता है बेटा, सुक्रेज निकलता है। देखो बेटा, जिस पदार्थ पर कार्य कर रहा है उसके नाम में एज जोड़ देंगे तो एंजाइम का नाम बन जाता है। तो ये क्या बनता है बेटा, यहां पर बनेगा एक अणु ग्लूकोज। क्या बनेगा, एक अणु ग्लूकोज, और एक अणु क्या बनेगा, फ्रक्टोज। क्या बनेगा, फ्रक्टोज। फिर यहां देखो लैक्टोज है, तो लैक्टोज को कौन पचाता है, लैक्टेज। लैक्टोज को कौन पचाएगा, लैक्टेज। तो क्या बनाता है, एक अणु बनाएगा ग्लूकोज और एक अणु बनेगा गैलेक्टोज। एक अणु क्या बनेगा, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। फिर यहां पर जरा देखो, ये है माल्टोज। कौन है, माल्टोज। तो इनको पचाने वाला एंजाइम कौन आता है, माल्टेज। कौन एंजाइम आता है, माल्टेज। और ये क्या बनाएगा, दो अणु ग्लूकोज बनाता है। अब देखो बेटा, ये टूट गया किसमें, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में, सबसे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया। फिर यहां जरा देखो, दूसरा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में लास्ट में हमको क्या मिला था, पॉलीपेप्टाइड। क्या मिला था बेटा, पॉलीपेप्टाइड की चेन मिली थी, है ना। यहां देखो बेटा, कौन सा एंजाइम निकलता है, इरेप्सिन। इनको पचाता कौन है बेटा, इरेप्सिन। इरेप्सिन कौन पचाया, इरेप्सिन। और यहां पर इरेप्सिन बेटा दो कैटेगरी में होता है। एक क्या होता है, एमिनो पेप्टाइडेज। एमाइनो पेप्टाइडेज, एमाइनो पेप्टाइडेज। और दूसरा कौन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यहां देखो बेटा, ये अगर मान लो पॉलीपेप्टाइड की चेन है तो इसका एक किनारा जो है अमीनो ग्रुप वाला होता है और दूसरा किनारा जो है COO कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहां होगा, इधर से इसको तोड़ेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करता है, इनको इधर से तोड़ना शुरू करता है। और अमीनो पेप्टाइडेज किधर से तोड़ेगा, अमीनो पेप्टाइडेज। अमीनो पेप्टाइडेज इनको इधर से तोड़ेगा और ये दोनों ओर से तोड़ तोड़ करके इनको छोटा करते चले जाएंगे और लास्ट में इनको पचा करके किस रूप में ले आएंगे, अमीनो एसिड के रूप में ले आते हैं। अमीनो एसिड के रूप में ले आते हैं। तीसरा यहां पर जरा देखो क्या है, ये लाइपेज एंजाइम यहां से भी निकलता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज यहां पर जो है देखो, ये लिपिड जो नहीं पचा हुआ है वो क्या करेगा, यहां देखिए लिपिड का पाचन कौन करेगा, यहां इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल लाइपेज ये क्या कर देगा, इनको तोड़ करके फैटी एसिड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है, ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। चौथा जरा देखो, ये आरएनए और डीएनए, भाई तमाम कोशिकाओं वाला भोजन भी हम लोग लेते हैं
तो आरएनए और डीएनए को क्या करेगा, यहां से एंजाइम निकलता है न्यूक्लिएज। कौन निकलता है, न्यूक्लिएज, जो इनको तोड़ देता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा। और इसमें किसमें तोड़ देगा, पेंटोज शुगर में। किसमें तोड़ देगा, पेंटोज शुगर में तोड़ देगा। पेंटोज शुगर में और किसमें तोड़ेगा, फास्फेट में तोड़ देगा। और किसमें तोड़ देगा, नाइट्रोजीनस बेस। किसमें तोड़ देगा, नाइट्रोजीनस बेस में तोड़ देगा। अब बेटा देखो यहां पर तो पाचन की क्रिया इनकी पूरी हो गई। क्या हो गई, पाचन की क्रिया पूरी हो गई। अब आप जरा ध्यान दो, इनको अवशोषण करना है। पचा लेने के बाद क्या करेंगे, इनको अवशोषित करके इनको बॉडी में पूरा मिला देना है। तो आप जरा देखो, इनकी जो आंत है, हम लोगों की जो आंत है, ये नली, ये अंदर से खुरदुरी ऐसे होती है, उंगली लाइक रचनाएं इसमें निकली रहती हैं। ये जो रचनाएं हैं इनको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, माइक्रो विलाई। समझ गए। अब यहां पर इनके फोल्ड होने का कारण क्या है, अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाना। क्यों, क्योंकि अवशोषण का क्षेत्र जितने ज्यादा होगा, भोज्य पदार्थ उतने ज्यादा अवशोषित होंगे। राइट। चलिए अब यहां मैं आपको समझाता हूं कि इनका अवशोषण कैसे होगा। छोटी आंत में अवशोषण का कार्य होता है। पाचन यहां पर कंप्लीट हुआ, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे फूड मटेरियल अपने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में टूट गए। किसमें टूट गए, सबसे छोटे अणु में टूट गए। अब इनका क्या होगा, अवशोषण होगा। लेकिन अवशोषण में बेटा दो जगह होता है। एक तो वसीय पदार्थ का अवशोषण जो है लसिका नलिका में होगा, लिम्फेटिक वेसल्स में। और बाकी भोजन पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ अवशोषित होते हैं, वो बाकी अवशोषित होते हैं रक्त नलिका में। कहाँ अवशोषित होंगे, रक्त नलिका में। अब यहां जरा देख लो, ये है इंटेस्टाइनल की नली, और ये देखो इसके अंदर ये क्या है, विलाई। ये उंगली के समान रचनाएं जो हैं, ये क्या है, विलाई है, विलाई। अब यहां जरा देखो, इनकी दीवारों के अंदर से हो करके दो नलिकाएं जाती हैं। ये देखो, एक नलिका कौन है, लसिका नली है। कौन नली है, लसिका नली है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है। क्या बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ वेसल। यहां देखो, लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल्स है। और इसी लिम्फ वेसल के ऊपर यहां देखो रक्त नलिकाएं अपना जाल फैलाए रहती हैं। इन्हीं के ऊपर क्या फैलाई रहती हैं, रक्त नलिकाएं अपना जाल फैलाए रहती हैं। ये देखिए, इनके ऊपर जो है रक्त नलिकाओं का जाल फैला होता है। अब जरा यहां देखो, ये भोजन कौन कौन आ रहे हैं, ग्लूकोज, ये यहां एब्जॉर्ब होगा। फिर यहां जरा देखो, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कहां एब्जॉर्ब होगा, यहां एब्जॉर्ब होगा। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कहां एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। फिर यहां जरा देखो, फैटी एसिड, फैटी एसिड
ये कहाँ एब्जॉर्ब होगा? लसिका नली में। और ग्लिसराल, ग्लिसराल कहाँ एब्जॉर्ब होगा? लसिका नली में, लसिका नली में। और यहां जरा देखो, विटामिन कहाँ एब्जॉर्ब होगा? रक्त में। मिनरल कहाँ एब्जॉर्ब होगा? रक्त में एब्जॉर्ब होगा। और ये बेटा अवशोषित करके लेकर के क्या करेंगे? पूरी बॉडी में सारी कोशिकाओं में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जहां मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा। और जब मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू हो गया, क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गया। क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गया। अब यहां से बेटा छोटी आंत से भोजन आगे बढ़ेगा। छोटी आंत से भोजन कहां बढ़ेगा? आगे। तो चर्चा हम कहां करते हैं? बड़ी आंत पर चर्चा करते हैं। तो ये तो अवशोषण हो गया, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां जरा देखो, बड़ी आंत की रचना आपको बता देते हैं, जरा इनका स्ट्रक्चर बना दे, फिर उसके बाद जो है आगे चर्चा हम लोग करेंगे। यहां देखो, बड़ी आंत की रचना। ये देखिए, ये इस तरह से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ये बड़ी आंत को क्या कहते हैं बेटा? कोलन। बड़ी आंत को क्या कहते हैं? कोलन। ये देखिए, यहीं पर आकर के छोटी आंत का इलियम खुलता है। क्या खुलता है? इलियम। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्या होता है? वर्मी फार्म अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? वर्मी फार्म अपेंडिक्स। जरा देखिए तो इनको, और थोड़ा सा ये ज्यादा मुड़ गया है, ये लग रहा है पेंडुलम की तरह से, और सीधा करके बनाते हैं। यहां देखिए, ये जो है ऐसे सीधा आकर के फिर तब यहां से इस रूप में होता है। और फिर यहां जरा देखो, ये सीधा आकर के फिर ऐसे इधर मुड़ता है। अब कुछ देखने में ठीक लग रहा है। ये बड़ी आंत है। कहने में तो बेटा इसका नाम बड़ी आंत है, ये मोटी होती है, लेकिन छोटी आंत से छोटी होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर के आसपास होती है, और इसकी लंबाई कितना होती है? 1.5 से 1.25 मीटर होती है। तो ये छोटी होती है लेकिन मोटी होती है। यहां देखो, जहां पर ये आकर के खुलती है, कौन? इलियम। जहां पर इलियम खुलती है इसको क्या कहते हैं? सीकम। क्या कहते हैं बेटा? ये है सीकम। और ये क्या है? वर्मी फार्म अपेंडिक्स। वर्मी फार्म अपेंडिक्स, वर्मी फार्म अपेंडिक्स में खुलती यहां देखो। और ये जो आंत ऊपर की ओर उठ रही है, जो आंत ऊपर की ओर उठ रही है, इसको कहते हैं एसेंडिंग कोलन। एसेंडिंग कोलन कहते हैं। और ये ऐसे जो आ गई, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन। और ये जो नीचे की ओर आ रही है, ये क्या कहलाती है? डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग
कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन है। और ये जो ऐसा तिरछा मुड़ा हुआ है इसको कहते हैं सिग्मॉयड, सिग्मॉयड कोलन, सिग्मॉयड कोलन। और ये क्या है बेटा, ये है रेक्टम। कौन है, रेक्टम। और ये जो छिद्र है ये क्या है, एनस। क्या है, एनस। ये बेटा आपकी बड़ी आंत की रचना है, बड़ी आंत की रचना है। जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वर्मी फार्म अपेंडिक्स यहीं पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक पतला छिद्र होता है जिसके ऊपर झिल्ली से ये कवर होता है। क्या होता है, झिल्ली से कवर। और इसका छिद्र ओपनिंग यहाँ है। जो लोग बहुत तरी ताकड़ी गरम मसाला वसाला खाने वाले हैं, जिनकी आंत में एसिडिटी बहुत ज्यादा बनी रहती है, वो इस पतली झिल्ली को काट देता है और कुछ भोज्य पदार्थ इसमें चले जाते हैं। अब आप जरा देखो, जो भोज्य पदार्थ इसमें चला जाएगा वो यहां से निकल नहीं पाता, और भोजन जब निकल नहीं पाएगा तो भोजन क्या होगा, सड़ेगा। और जब भोजन सड़ेगा तो पॉइजन पैदा करेगा। जब पॉइजन पैदा करेगा तो अगल बगल की कोशिकाओं को भी सड़ाएगा, और जब कोशिकाओं को सड़ाता है तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्या जाती है, स्वेलिंग। और जब ये फूल जाएगा तो आंत की दीवारों पर दाब डालता है, और जब आंत की दीवारों पर दाब डालेगा तो यहाँ क्या होगी, भयंकर पेन होगी। कोई भी दवा खाओगे, दर्द की दवा खाओगे जब तक, तब तक जो है उसका फायदा होगा। दवा का असर खत्म, दर्द शुरू। तो डॉक्टर जो है अंदाज लगाते, क्योंकि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करने पर ये कंफर्म क्लियर नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये तो आपकी आंत का ही एक हिस्सा है, कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी बता देगा। तो डॉक्टर अंदाज लगाते गए लगातार यहाँ दर्द बनी हुई है तो इसका मतलब अपेंडिक्स बढ़ गया है। और अपेंडिक्स बढ़ गया तो क्या करेंगे, यहाँ से काट करके निकाल देंगे। ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग है, और ये अवशेषी अंग क्या प्रूफ करता है कि हमारे पूर्वज कभी घास खाने वाले जीव थे, तो उस समय ये घास पचाने वाला अंग था। गाय और भैंस में आज भी ये अंग जो है वेल डेवलप होता है, लेकिन हम लोग अब घास खाते नहीं। तो अगर मान लो हम लोग साग खा भी लिए, कुछ सेलुलोज खा लिए, तो हमारी आंत में सेलुलोज पचाने की क्षमता नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है। अगर ये सक्रिय होता तो हम लोग भी घास को पचा लेते। क्लियर। हमारे शरीर में जो सेलुलोज रूपी भोजन हम लोग लेते हैं वो रफेज का काम करता है, आंत की सफाई करने का काम करता है, यह भोजन रुकने नहीं देता। और अगर बेटा आंत जो है साफ है और फ्रेश हो रहा है, स्टूल जो है मल पदार्थ रोज जो है टाइम टू टाइम जो है शरीर से बाहर हो रहा है, तो आप फिट एंड फाइन फील करेंगे और आपको भूख भी खूब लगेगी। आएंगे फ्रेश होकर के कहेंगे भाई जल्दी से खाना निकाल दे, भूख लग रही है ना। और देखो फिर यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जल अवशोषण होता है। क्या होता है, जल अवशोषण, जल अवशोषण होता है। और अगर बेटा आंत में फूड पॉइजनिंग हो गई तो यहाँ पर अवशोषण नहीं होगा, यहाँ पर गुड़ुम 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 मचेगा, ग्रोलिंग शुरू हो जाएगी, है ना। और फिर दस्त होगी तो पतली दस्त यहाँ से पानी के रूप में बाहर हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, कुछ जीवाणु इसमें होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जीवाणु होते हैं। जीवाणु अपघटन करते हैं, जीवाणु अपघटन करते हैं किसका, भोजन का। जीवाणु भोजन का अपघटन करेंगे, है ना। अब भोजन का अपघटन करेंगे और कुछ गैसें बनाती हैं, कुछ गैसें बनाएंगी। कौन सी गैस बनाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, ये गैसें बनाती हैं।
तो आपको मालूम है कि हमारे शरीर से गैसें भी टाइम टू टाइम डिस्चार्ज होती हैं। ये जीवाणु क्या किए, भोजन का अपघटन करके यहाँ पर भोजन को क्या करते हैं, अपघटन यानी सड़ाते हैं। यहीं पर भोजन सड़ता है, भोजन को क्या करेंगे, सड़ाते हैं, जिसके कारण इसमें दुर्गंध आती है और इन गैसों के बनने के कारण दुर्गंध आती है। बाकी बेटा छोटी आंत में भोजन कहीं नहीं सड़ता। अगर भोजन सड़ेगा तो जहर बन जाएगा, और जहर बन जाएगा तो हमको मुआएगा, है ना। तो पहले वैज्ञानिक लोगों का यही मानना था कि भोजन जो है आंत में सड़ता है। क्यों? क्योंकि निकलने वाला जो स्टूल है उसमें बदबू होती है। फीसस मटेरियल में क्या होता है, बदबू होता है। तो ये बदबू कहाँ आता है, बड़ी आंत में भोजन के डिकम्पोजिशन से, भोजन के सड़ने से। फिर यहां तक भोजन आते आते बेटा क्या हो जाता है, सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्टूल, या क्या कहते हैं, फीसस मटेरियल, फीसस मटेरियल कहते हैं। और फिर क्या होगा, जब यहाँ भोजन आएगा तो एक स्पेसिफिक पेन महसूस होगी और आप जाएंगे फ्रेश होने के लिए, और फिर ये स्टूल क्या होंगे, शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो ये बेटा क्या है, हम लोगों का पूर्ण पाचन हमारी आंत में कैसे कैसे क्या हुआ है, इस पर हमारी आपकी चर्चा रही है। इसमें कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो विटामिन का भी निर्माण करते हैं, जैसे विटामिन के हो गया। विटामिन के हमारे शरीर में बनता है ना। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया की बीमारी होती है। इसीलिए देखो हमारी आंत में ये विटामिन बन रहा है, इसलिए हमारे शरीर में क्या कहते हैं, विटामिन ई की कमी नहीं होती है। और इसमें क्या बनता है बेटा, ध्यान दो, क्या बनता है, विटामिन के, विटामिन के बनता है। और कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं जो आंत की दीवारों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये जीवाणु हमारे शरीर में ये परजीवी के रूप में नहीं, बल्कि जीवाणु किस रूप में रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। जीवाणु किस रूप में रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। यानी इनसे हमें भी फायदा है और इनको हमसे फायदा है ना। तो ये किस रूप में रहते हैं, सिम्बायोटिक कंडीशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक, राइट। नेचर होता है किसका, जीवाणु का, सिम्बायोटिक नेचर होता है, सहजीवन के होते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये पाचन की क्रिया समझ में आई होगी, बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, और इसको आप लोग नोट करते रहिए। और वीडियो अगर समझ में आया है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मित्रों को भी बताइए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।